प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम, आपको कैसा लग रहा है दवाई खा के? श्रद्धा भोसले मैम, अगर आप सुन पा रही हाँ हैं तो बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, अच्छा लग रहा है सर। इवन फॉर द आम पाचक वटी तो जस्ट अमेजिंग सर। मतलब इतना ऐसा लाइट फील होता है। जी। बट मैं अग्नि सर वो प्रदीप 10-10 नहीं ले रही हूँ, 2 से भी मुझे काफी इफेक्टिव लगा आम पाचक वटी। ठीक है ना? हाँ तो मतलब आपको अग्नि बढ़ा है ना? पेट साफ हो रहा है, सब अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। पेट तो बिल्कुल एकदम से ऐसे बहुत ही साफ हो रहा है सर। जी। एंड बाकी मेरा एवरीथिंग। हाँ जी। मेरा आम पाचक गोटी आयुष दर्पण के सभी लोगों ने खाया है। सभी हाँ लोग मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, रियली सर, रियली। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक और थैंक यू सर। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप कैसी हैं? आपका तबीयत कैसा है? विनीता मैम, आप हैं? डॉक्टर विनीता चौहान मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। अच्छी हूँ सर, बढ़िया। और वो आप आपकी कैसे बच्ची हैं? थी ना, आंखों का कैसा है उनका अभी? उसका आई सर टेस्ट वेस्ट नहीं कर पाए, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं ना, उसके भी स्टार्ट हो गए हैं 20 से, तो फिर उसी में बिजी है। तो कैसा मतलब दिखाई दे रहा है पढ़ाई का सब? हाँ, पढ़ती तो है सर, उसको मतलब तो पढ़ ले रही है। काफी लेबोरियस भी है, मतलब पढ़ती काफी है। अच्छा, तो मतलब आंखों में तकलीफ नहीं हो रही है ना ऐसा पढ़ते पेन टाइम? पेन और हेडेक वगैरह कुछ नहीं है। अभी टेस्ट तो नहीं करवा पाए सर उसका ना। टेस्ट नहीं करवा पाए, लेकिन इंसान ठीक होना चाहिए। मेन हाँ उद्देश्य है कि ठीक होना चाहिए। अगर जी पढ़ पा रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जी टेस्ट बाद सर। में करो। नस्य और बस्ती तो नहीं लेती है, मेडिसिन ले रही है अभी। क्या क्या ले रही है? अ, वो तो ले रही है सर। क्या बोलते हैं, ब्रेथवास का भी कसा है, वो चल हाँ। रहा है। और मेडिसिन भी पता नहीं होंगी शायद कुछ उनके पास। तो अच्छा। भाभी कह रही थी कि कुछ कुछ मेडिसिन है, कुछ खत्म हो गई है। हाँ हाँ। जी सर। तुम, हाँ बस किसी का भी अच्छा हो जाए। अभी छोटी बच्ची है और आंखों का प्रॉब्लम इतना सारा, तो अच्छा होना चाहिए। और एग्जाम के बाद फिर टेस्ट करा के फिर देखिएगा कितना जी सर। इम्प्रूवमेंट है कितना नहीं। जी ठीक है। सर, जी सर, टेस्ट करवाएंगे सर। हाँ। और आप क्या गाजियाबाद में है कि अभी हरिद्वार में, उत्तरांचल में, कहाँ पर है? अभी तो गाजियाबाद में हूँ सर, तो वैशाली। आप, आपका अपना है ना हॉस्पिटल कि कहीं और जॉब कर रही है? अपना क्लिनिक, हाँ सर। अपना क्लिनिक, पहले गवर्नमेंट जॉब में थी सर एनआरएचएम में, फिर वो छोड़ा मैंने, फिर अपना क्लिनिक स्टार्ट किया अभी। मतलब अभी एक हाँ। साल नहीं हुआ है, 7 मंथ हुए हैं। मतलब कहाँ, गाजियाबाद में ना? जी सर, गाजियाबाद में। हाँ। आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, फिर थैंक यू बताइएगा सर, अगर आपका कुछ आशीर्वाद बना रही बस। कुछ जी सर। डिफिकल्ट केस आएगा तो पूछेगा, हम आपके साथ में। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। और शशि मैम, आपने आज क्या क्या खाया, आप बताइए कृपया। शशि तिवारी मैम, आप हैं? शशि मैम शायद चली गई। अच्छा, हैं शशि मैम हैं। मैं को होस्ट बना देता हूँ। डॉक्टर हाँ जी शशि, सर। हाँ जी सर, आपने गुड क्या इवनिंग सर। खाया? आज मैंने तो खाना बनाया था प्रॉपर, दाल चावल रोटी सब्जी। तो हाँ। मैंने करेले की सब्जी बनाई थी, बट मुझे खाने के बाद लग रहा था नहीं, भारी लग रहा था। अच्छा। तो मैंने इस टाइम पोलिहारा बनाया है। यहाँ पर साउथ इंडिया की डिश होती है राइस की, जी। तो मंदिर में प्रसाद के फॉर्मेट में करते हैं। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था, मैंने यहाँ खाया था, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं, देखते हैं वो। इस टाइम तो जी। सुबह तो भारी था जी, तो अभी आपका अग्नि कैसा है? मतलब सर। कितना अग्नि परसेंट? मेरी थोड़ी अभी मंद है, मुझे लग रहा है। तो आम अभी भी पाचक? मतलब हाँ, आप पाचक रोटी खानी है। एक दिन खाई थी, फिर भूल जाती हूँ मैं। हाँ। थोड़ा सा हाँ, और करना है। बीमार मत पड़िए मैम, आप कुछ तो रसायन वगैरह खाइए ना। जैसे कुछ च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, कुछ ऐसे जो भी रसायन मिलते हाँ हैं वो खा लीजिए ना। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं खाती हूँ। उधर मैंने शुरू किया था, फिर बीच में ब्रेक हो गया था सारा। फिर ये हाँ। इन्फेक्शन वाला फीवर था, ये जो जैसे मैम लोग कह रहे हैं ना कि रिपीट हो रहा है, फिर हो रहा है।
तो इस फीवर में है, ये नॉर्मल टाइप का फीवर नहीं है। हालांकि हाँ। मुझे बसंत ऋतु के कफ का उतना अच्छे से याद नहीं कि बसंत ऋतु का जो कफ होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु का तो ज्वर साध्य होता है ना, सुख साध्य। हाँ। और बसंत ऋतु का तो पता नहीं कि साध्य होता है क्या, सुख साध्य मतलब क्या है। बट है, थोड़ा सा ट्रबल है। तो आज मैंने अभी कनकासो वगैरह मंगाया है, तो कनकासो भी है और वो है कप केतु भी है, तो मिलाकर। वर्षा वाला याप्पे बोला है ना? नहीं नहीं नहीं, वर्षा का याद भी होना चाहिए, बट वर्षा ऋतु का जितना मुझे याद आ रहा है वो यही है कि सुख साध्य है। मतलब वर्षा वाले सुख साध्य मैच। जैसे वातक टाइप रहता है ना, ये वाला सुख साध्य बोला है, बसंत वाला बोला है। वर्षा वाला यहाँ पे होता है सर। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। हाँ, वाता ज्वर होता है ना वर्षा ऋतु में, तो वो यहाँ पे होता है। हाँ, चलो चिकित्सा के मैं अनुक्रम में होता है इसमें। हाँ। और ये वाला सुख साध्य बोला है। अच्छा, नहीं लेकिन परेशान तो इससे खूब अच्छे से किया घर हाँ में हाँ, सबको। क्योंकि क्या है ना, आजकल क्या है कि अभी जैसे थोड़ा सा गर्मी आया है ना, लोग गन्ने का जूस पीने लगते हैं, जूस पीने लगते हैं, आइसक्रीम खाने लगते हैं, कफ का और प्रकोप हो नहीं जाता है। सर, मैं तो कुछ भी नहीं मिथ्याहार विहार खाती बहुत ज्यादा होता है ना अभी ये मतलब सीजन मुझे में। आइसक्रीम वगैरह पसंद ही नहीं है ना, गन्ने का जूस वगैरह भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया। उसके बावजूद भी क्यों हुआ वही तो सोचने लगी मैं। और मुझे हाँ, यहाँ थोड़ा साउथ कम सूट करता है, यहाँ पर अग्नि वैसे थोड़ी मंद रह जाती है मुझे लगता है। मतलब एक टाइम तो सुबह खा लो तो शाम के वक्त वो आपका लगता है 40 वाला कंसेप्ट लागू करना चाहिए कि आफ्टर 40 एक टाइम खाना खाना चाहिए। टाइम खाना चाहिए। हाँ, हमारे सर बोलते हैं जमदग्नि सर कि 40 साल के बाद ना एक ही टाइम खाना खाना चाहिए, एक अकाली हाँ भोजन। ऐसा सुश्रुत संहिता में भी लिखा है। हाँ, है मतलब रेफरेंसेस हैं। मैं भी सोच रही थी, बट पहले मैं डाइट कम करूंगी शाम का धीरे धीरे। जैसे अब होता है कि शाम को खिचड़ी या दलिया इस तरह की चीजें खाओ, रोटी खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है यहाँ पर। और वहां थे तो रोटी खाते थे। वो तो आपका धीरे देश धीरे साथ में नहीं है ना, वो देश हाँ जो है आपके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो ये कोस्टल तकलीफ। एरिया है ना। जी कोस्टल एरिया सर। में आपका बहुत ज्यादा क्षारीय चीज मिलती है ना, मतलब वहाँ का मिट्टी हम्म। पानी सब क्षारीय है, फल हम्म, फ्रूट सब क्षारीय है, तो वो आपको सूट नहीं करता। हाँ सर, ये प्रॉब्लम तो है। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आप स्वस्थ रहिए, बीमार मत पड़िए प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, कोई केस डिस्कशन करना चाहता है तो कर सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण हरबंश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर माधुरी मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर माधुरी मैम, मुंबई की डॉक्टर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर आप कैसे हैं और आपके कोई पेशेंट के बारे में बताइए ना हमें। अभी मुंबई वाली कंचन मैम कहाँ गई पता नहीं, तो आप तो बता दीजिए। सर मेरा एक दो अभी केसेस चल रहा है सर, एक फाइब्रॉइड का है, पर अभी तक मैंने सोनोग्राफी नहीं किया है सर, चालू है उसका। तो अभी तो क्या देखूंगी सर, सिम्टम क्या है? कांचनार गुगुल मांस पाचक मेद पाचक ऐसे दिया है, वरुणादि काढ़ा मातिक। सर ये पेशेंट है ना, पंचकर्म अगर नहीं लेना चाहते इधर के पेशेंट, एटलीस्ट मेरे यहाँ जो एरिया का है ना सर, दे आर नॉट हाँ रेडी टू कर, उनको हमेशा क्षमन ही चाहिए। क्योंकि अब जो पेशेंट है ना सर, सुबह जो काम पे जाता है वो रात को 10 साढ़े 10, तो फिर कहाँ ये लोग बस्ती लेके कुछ तैयार नहीं होते सर ये। तो अभी बराबर। शमन चिकित्सा ही मैं मतलब उनपे ट्राई कर रही हूँ सर। फिर अभी देखूंगी 3 महीने के बाद है ना सर सोनोग्राफी। दूसरा एक केस सर, और एक है, एक 74 ईयर ओल्ड मैन है। उनका जी मैंने पहले भी बोला था क्या ना, उसका पूरा 20 साल का जो जख्म था उसका स्त्राव होता था बहुत, वो जी बंद ही नहीं। तो उनको मैंने 10 दिन का दवाई दिया था सर, ये AKT सूक्ष्म द्रव्य, उनका स्त्राव पूरा बंद हो गया सर वो। जी। और अभी है ना उनको है ना एक पैर को बहुत सूजन आई है सर, मतलब अच्छा ऐसा बहुत स्वेलिंग आया है। तो अभी सर मैंने दिया है पुनर्नवा गोक्षुर है ना, गुगुड़ और दशमू हम्म अरिष्ट पुनर्नवा अरिष्ट काढ़ा। फिर ये दिया है मैंने सर, क्या अपना पूरा चूर्ण बना के दिया है सर, त्रिफला दारू हरिद्रा शिगरू है ना, वरुण वगैरह डाल के ऐसे। जी। तो अभी देखूंगी मैं सर उनको क्या वो अभी, बस सूक्ष्म त्रिफला भी दिया है सर उसमें। अभी वो जब हम्म, फॉलो अप पे आएगा तब समझेगा सर मुझे क्या है। फॉलो अप आया नहीं अभी तक मुझे, तो जब हम्म, आएंगे तो समझेगा कि कितना परसेंट बोलते ना आराम आया होगा। उनका स्त्राव तो वो बंद हो गया, पर स्वेलिंग जो लेग की वो नहीं आई है सर, बहुत बहुत सूजा है, वो पेशेंट हिल नहीं पा।
अभी मैं उसका देखूंगी सर। उसको हर्निया भी हुआ है सर, पर हर्निया का मैं बोली बाद में करो, ये पहले ठीक होना चाहिए, उनको चलने को नहीं हो रहा है सर, ये है। और दूसरा एक सर अम्ल पित्त की केस थी, उसको मैंने यही सूचेकर वगैरह दिया, वो ठीक हो गया सर। फिर एक फीवर वगैरह आते हैं तो उनको मैं सर त्रिभुवन कीर्ति, अमृतारिष्ट वगैरह दिया तो हो जाते हैं ठीक सर। और कभी कभी सर है ना, प्रॉब्लम क्या होता है, कभी ज्यादा बैक्टीरियल तो कभी मैं एंटीबायोटिक कभी कभी चलाती हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत ज्यादा हुआ ना सर तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, वो लोग रुकने को तैयार नहीं होते सर, तो फिर मैं दे देती हूँ सर बहुत ये। नहीं तो मोस्टली आयुर्वेदिक 10% ही चाहिए करती हूँ। और ये आयुर्वेद ये केसेस चल रहे हैं सर, अभी रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म ये है इसलिए। और बाकी तो सर ऐसे 2-3 दिन की दवाई मांगते हैं ना सर, ये पेन हो रहा है, जॉइंट पेन वगैरह या बैक पेन, तो उनको सर मैं कब ये दिया त्रयोदशांग दिया लक्षण, तो उनको 2-3 दिन की दवाई से ठीक हो जाता है सर। ऐसे मतलब ओपीडी लेवल के आते हैं ना सर, 3 दिन का एक दवाई चाहिए, हफ्ते का मतलब, ऐसे ऐसे चालू है सर। और जो मेजर केसेस है ना सर, उनका मैं बाद में रिजल्ट आएगा ना तब बात करूंगी सर, पहले अभी चालू है सर। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू और सर। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, डॉक्टर अर्चना जी कुछ बोलिए मैम। अखिलेश जी बोलिए। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर एक सीकेडी का पेशेंट है, 24 इयर्स मेल। उसका जो EGFR था ना लेफ्ट किडनी का 20.9 था। राइट किडनी तो सही वर्क कर रहा है। उसको क्या हुआ कि एलोपैथ वाले डॉक्टर बोल दिए कि इनको डायलिसिस करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत ही उसका क्रिटिकल कंडीशन था, पूरा एब्डोमेन फूला हुआ था, यूरिन भी सही से नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था पूरा मतलब स्मेल आ रहा था, इस टाइप का था। तो उसको हम दवा सब चलाए थे सर। उसमें 1 महीना के बाद का जो रिजल्ट है ना सर, वो बहुत ही बढ़िया आया। मतलब फिर EGFR जब करवाया है तो 20.9 था लेफ्ट का, वो अभी 27 हो गया है। और जो भी उसको ऐसे सिम्प्टोमेटिक जो भी लक्षण था वो तो सब खत्म हो गया, भूख वूख भी अच्छी लग रही है। लेकिन हम इसमें आपका जो दवाई आ गया है सर, ये रस पाचक और मेद पाचक वो ऐड करना चाहते हैं। तो इसको हमको समय का भी ध्यान रखना है क्या सर? रस पाचक सुबह में देना या रात को में, और ये मेद पाचक कब देना जी? रक्त पाचक दीजिए, रक्त पाचक, रस पाचक नहीं, रक्त जी और जी जी हाँ। रक्त और मेद पाचक ऐसे ये अवार्ड सर एक बार उनका वेबिनार था, उसमें बोल रहे थे कि रक्त पाचक सुबह में देना, मेद पाचक शाम को देना, ऐसा भी कुछ है क्या सर? ऐसा है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, सुबह एक जी पाचक जी शाम को एक पाचक। हाँ हाँ, तो इसका डोज कितना रखूं सर? 2 BD रखिए, 2 हाँ। तो सुबह में रक्त पाचक दे दूं और शाम को मेद पाचक दो टेबलेट। हाँ। और आपने ये नहीं बताया कि सीक्रेट फॉर्मूला कि आपने क्या दवाई दिया था? हाँ सर, वो तो मैं बता रहा हूँ। सर्वतोभद्र बट्टी, उसको जो हम 15 डेज का बनाते थे दवा, सर्वतोभद्र बट्टी 10 टेबलेट था, मोती पिष्टी 2 ग्राम डालते थे, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम और वसंत कुसुमाकर 30 टेबलेट। उस सबको पूरे खरल में लगभग हमको आधा घंटा मेहनत करना पड़ता था, जितना बढ़िया से हो सके खरल करते थे उसको, और फिर उसका पुड़िया बना के देते थे। और एक विरेचन कराए थे सर, वो विरेचन का इफेक्ट बहुत बढ़िया पड़ा। और विरेचन करने के बाद वो बोलता था ना कि लैट्रिन में स्टूल से ज्यादा कीड़ा उसके पेट से निकल रहा था, और विरेचन के बाद ही उसको इतना अच्छा महसूस होने लगा। और साथ में इसमें हम चंद्र प्रभाव अर्जुना कहता है वो दिए थे, उसके बाद आसवरिष्ट भी दिए थे। और दोनों काढ़ा को क्या किए थे, 1 लीटर पानी को उबलवाते थे और उसमें 20-20 ढक्कन दोनों को मिला करके पूरे दिन भर वही पानी पीना था उसको, दूसरा कोई बाहर का पानी, नॉर्मल पानी नहीं पीना था। इससे तो किसका ढक्कन डालते थे? 20 ढक्कन किस चीज का? सर
जो जिस ढक्कन में मतलब वो बॉटल का जो ढक्कन होता है उसी ढक्कन से, मतलब मेरा टारगेट रहता था कि 1 लीटर में 100 ml मात्रा डालना है। 1 लीटर पानी में 100 ml वो काढ़ा डालते थे और वही पानी पीता था। अगर वो पानी खत्म हो गया तो फिर वैसे बनाना है उसको और फिर वही पानी पीना है। जी अच्छा सर, इसमें आप ये अदरक सर, आपका आवाज कट रहा है। ऐड ऑन करना आपका चाहते आवाज हैं, आपका कैसा आवाज कट रहा है, रहेगा? थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, हेलो थोड़ा जी बाहर सर, आके बात अदरक करिए। भास में ऐड ऑन कर दूं क्या इसमें सर? हाँ कर सकते हैं, सहस्त्रबुटी अदरक कर सकते हैं। सर हाँ हाँ, तो वो सर रिज्यूमिनेट करेगा ना, इसके लिए उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं हाँ कर दीजिए। जी। अभी इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे क्या सर? आप रिपोर्ट्स भेजिए, अदरक, फिर मैं देख के बता पाऊंगा सर। रिपोर्ट्स भेजिए ग्रुप में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ओके अर्चना सर, मैम। थैंक। हाँ थैंक यू हाँ अर्चना मैम। सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। बोलिए मैम। अभी मैंने पेशेंट बोला था ना सर पहले, वो एब्डोमिनल पेन था सर बिलो अम्बिलिकस, और 6 महीने से है, लेकिन वो सर अभी नहीं हुआ स्टार्ट, 6 महीने से। तो कुछ ना कुछ पैथोलॉजी होगी ना सर। और सोनोग्राफी में सिर्फ हाँ इतना है कि इन्फेक्टिव चेंजेस है सर उसके। तो सर इस पेशेंट में कोलोनोस्कोपी वगैरह करना पड़ेगा क्या सर? क्यों और कुछ हो सकता है इसमें? मेरे पास तो आज ही आया अभी। केवल उनको क्या पेन है बस? सिर्फ पेन है सर, लेकिन 6 महीने से है वो पेन। और ना वो व्यायाम बहुत ज्यादा करते थे, वो बोले ये भी कॉज हो सकता है। और उनकी जो मदर थी वो स्ट्रोक बैठा था उनको, तो उनको उठाना पड़ता था, मतलब ऐसे टॉयलेट को लेके जाना है, वो तो वेट भी भारी था उनका, तो तब से वो पेन हो रहा है, ऐसे भी बोले वो। और मुझे तो स्ट्रेस, दूध पराठा सलाद ज्यादा खा रहे थे, और भोजन के बाद ज्यादा, मतलब 1.5 घंटा घूमना, ये इतना ही पता है, ज्यादा कुछ नहीं निकला उनमें। तो ये मस्कुलर पेन होगा या सर ये इन्फेक्टिव चेंजेस आए हैं सोनोग्राफी में, तो क्या विचार कर सकते हैं सर हम इसमें? और क्योंकि अगर 6 महीने से इन्फेक्शन सर। हम्म। 6 महीने से है तो आप एक बार चेक करवा के देख लीजिए ना कोलोनोस्कोपी में, कि कहीं वहां पे अल्सरेशन है, क्या क्या है, क्यों है। एक बार वेट लॉस कंफर्म। वगैरह नहीं है सर? फीवर नहीं है, वेट लॉस नहीं है, तो बाकी कुछ नहीं से। अच्छा अभी तो तब सिर्फ भी आप सिम्टोमेटिक। हाँ सर, यस सर बोलिए। सोनोग्राफी वगैरह करा के देख लीजिए ना कि क्या है मैंने वहां पे। डाला है, रिपोर्ट लाया ग्रुप में, सोनोग्राफी का डाला है मैंने, वो करके आए मेरे पास, पहले से करके आए। उसमें क्या है? उसमें सिर्फ इन्फेक्टिव चेंजेस है सर, इंटेस्टाइन में, मतलब ये आया है, थिकनेस आया है, डाला है मैंने सर, रिपोर्ट ग्रुप में डाला है। अच्छा प्लीज सर देख लीजिए ना एक बार। हाँ 1 मिनट मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। ओके सर, थैंक यू सर। मैं अभी देख के बताता हूँ, बाकी लोग कुछ बोलिए। किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, ऐसे शांत मत रहिए। और सर इसमें मैंने मात्रा बस्ती को भी मतलब सोचा, लेकिन पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। मात्रा बस्ती से थोड़ा सा पेन कम हो जाएगा सर। नाभीपुरम बोला है सर एक्सटर्नली, और एक्सरसाइज कम करने के लिए बोला, एब्डोमेन की तो पूरा बंद कीजिए, ऐसा ही बोला मैंने। हाँ इडिमेटस चेंजेस है ना इसमें, तो आप इसमें सूक्ष्म हाँ त्रिफला और यस सर, एक ठीक हो जाएंगे। सूक्ष्म दिया त्रिफला सर एक। मैंने, सूक्ष्म त्रिपल दिया। हाँ, और एरेंडो ब्रुस्टा की दिया सर वातावरण के लिए, थोड़ा हाँ डाइजेस्टिव भी प्रॉब्लम लगा मुझे। हाँ सर मात्रा बस्ती की जरूरत है सर इसमें? हाँ मात्रा बस्ती देना सही रहेगा, और निरू भी देना सही रहेगा, योग बस्ती, ओके सर। अगर पेशेंट को जल्दी रिलीफ देना है तो। हाँ सर, वो तो पंचकर्मा देखते हैं, लेकिन सर सूक्ष्म त्रिपल और एकेडी से मिल जाएगा सर? मैंने 5 दिन की दी है मेडिसिन अभी। हाँ और फिर वायु का अनुलोमन करने के लिए लक्षणाधिवटी है, शंखवटी है। हाँ यस सर, शंकवटी भी दिया सर, शंकवटी भी दिया। हाँ और तक्र तक्र का सेवन कराइए, घी का सेवन कराइए। ओके सर, घी भी बोला सर, घी भी बोला उनको लेने के लिए। और तक्र का सेवन, तक्र को गर्म करके भी ले सकते हैं। गर्म करके, यस सर। ओके, उनमें हीट भी ज्यादा रहती है सर, पहले तो उनमें वो पूरा नेत्रदाह था मेरे पास, पहले आते थे ना, बहुत ज्यादा जलन थी सीवियर उनमें।
अगर और दाह के अभी भी पैथोलॉजी है तो गुलकंद दे दीजिए या हाँ आंवले वो का बोला मुरब्बा। प्रवाह युक्त गुलकंद भी बोला उनको, वो भी दे दिया। हाँ अभी आराम नहीं मिला तो सर मैं कोलोनोस्कोपी को एडवाइस करूँ ना सर उनको? हाँ हाँ। सर सूक्ष्म त्रिफला और इससे मतलब मिनिमम मुझे कितने दिन लगेंगे पेन थोड़ा कम होने के लिए? मैंने 5 3 दिन का दिन। हो जाएगा सर 3 दिन में? हाँ ओके सर, थैंक यू सर, चलेगा सर। हाँ यस सर। ठीक है। ओके। और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम कैसी है मैम? डॉक्टर शर्मा मैम कुछ बोल नहीं रही है आजकल। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, परमिंदर मैम कुछ बोलिए। मुनीश मैम शायद बिजी हैं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलिए आप लोग। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कैसे हैं सर? वो आपके सूर्यवंशी जी कैसे हैं सर? जितेंद्र मिश्रा जी शायद आवाज नहीं आ रही। अनुरिता मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर अनुरिता मैम सुन पा रही हैं क्या? सॉरी सर, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया इसलिए बात। आई एम फाइन सर, थैंक यू सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर मैं संभाषा में अभी आई हूँ। हाँ तो आप कोई केस बताइए ना। ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे तो अभी अगर कोई नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? सर वो मैंने सर मेरे कल पास की बहुत एक्चुअली एक मैम का आप मैम का सुन लेते हैं नहीं फिर हम बोलते हैं। नहीं तीन मैम, लोग आप अपनी साथ में केसेस बोलेंगे तो बताइए। कैसे? एक एक करके बोलिए, एक एक करके। पहले परमिंदर मैम आप बोलिए। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। सर मैंने कल वो पूछा था कि जेस्टेशनल डायबिटीज के मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के पेशेंट हो तो उनमें कैसे अप्रोच करें? उसमें क्या है, आपको शुगर लेवल कम करना है कि पूरा ठीक करना है? सर पूरा ठीक करेंगे। उसमें असल में ग्रहणी दृष्टि रहती है। आप वो गेस्टेशनल ना, ये शुगर बढ़ता है ना तो ग्रहणी दृष्टि रहती है। उसमें परपट्टिकल दे सकते हैं, लशुनादि बट्टी, आरोग्य वर्धनी बट्टी, या फिर सिंपल दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ये सब दिया ना, आम का पचन हो गया, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। और नहीं तो हमारे सर का फॉर्मूला है ना जो मैं बताता हूँ कि गुड़मार लेना है, बेलपत्र, कच्चा बेल का चूर्ण लेना है, नीम की छाल, नीम का पत्ता, करेले का चूर्ण, और जामुन का बीज, और गुड़ुची, पुनर्नवा, ये सब दे दीजिए तो शुगर कम हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन ग्रहणी की दृष्टि रहती है ज्यादातर, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है हमें ग्रहणी पे काम करना है। पित्त धरा कला को अच्छा किया तो सब ठीक, शुगर लेवल ठीक हो जाता है। सर। ये सिविल हॉस्पिटल में सारे केसेस, आज मैं गई थी 2 घंटे के लिए तो जेस्टेशनल डायबिटीज के, कल भी जेस्टेशनल डायबिटीज के, आज भी। आपके मन में गेस्टेशनल डायबिटीज ही है, आपने ग्रहणी के बारे में तो कोई सोचा नहीं होगा कि उनकी भूख कैसे लगती है, पेट साफ होता है कि नहीं, और मल प्रवृत्ति कैसे होती है, बिना भूख के खाना खाते हैं क्या? वो थोड़ा केस टेकिंग करेगी ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। रसदृष्टि प्रधानता रहती है सर जेस्टेशनल डायबिटीज में। इसी वजह से जैसे ही हार्मोनल चेंजेस कम हो जाते हैं, जैसे ही पेशेंट की बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो जेस्टेशनल डायबिटीज कंट्रोल भी होता है। लेकिन अगर अपथ्यकर आहार विहार सारा कंटिन्यू रहे तभी जेस्टेशनल डायबिटीज कंटिन्यू होता है बाकी का पैथोलॉजिक डायबिटीज में। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जब भी आप पेशेंट केस ये करे तो या तो उसने बहुत ज्यादा सुखासीनता, नारियल पानी, मीठा चीज खाना, अति प्रमाण में मधुर रस का सेवन करना, बिल्कुल व्यायाम नहीं करना। आजकल जो है बेड रेस्ट का ये चल रहा है ना चलन, नहीं बेड रेस्ट बोल दो, बेड रेस्ट बोल दो, तो उसकी वजह से रस दुष्टि, मेद दुष्टि और फिर उसके बाद में क्लेजन्य संप्राप्ति, क्योंकि बहुत ज्यादा नारियल पानी वगैरह ये सारे अतिरिक्त मात्रा में क्लेज वहन करते हैं, तब जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। कोशिश करिए आपका हेतु निकालने का। मैम इसमें ना सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है इसका डाइट का, तो उसमें आपने मैम परवल है, बैंगन है, करेला है, लौकी है, हरी सब्जियां है ना, ये सब दे सकते हो, हरी मिर्च है, और ये सब मना करो। सरसों का तेल है, हल्दी है, आंवला है, काऊ मिल्क, हनी, तक्र, ये सारे जो है ना डाइट पथ्य हैं। और सबसे इसमें अच्छा मतलब बार्ली वगैरह, चिक्की वगैरह होता है। मैम ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, जो मैंने अभी फील किया अपनी प्रैक्टिस में, ये शुरू में बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर वो बढ़ जाता है, फिर वर्सन कंडीशन होती है। तो हम डाइट के वजह से इसको मेंटेन ही कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब आप ये चाहो कि आप ठीक कर लो
है ना। तो डायबिटीज मतलब ये जो डाइट के थ्रू आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि एक नौ मासिक प्रक्रिया होती है हार्मोन्स की, तो इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होना रहता ही रहता है, एक बार में नहीं होता है। तो जैसे ही आपका प्लेसेंटा डिलीवर होता है ना, उस समय ये रिबाउंड हो जाता है, और जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है ये तुरंत नॉर्मल हो जाता है। बट कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनको ये बाद में भी रह जाता है। तो इसमें आपको बच्चे को उस जो गर्भिणी है उनकी बीपी, उनका यूरिन में एल्बुमिन शुगर आपको देखना पड़ेगा, ताकि उसको एग्लेम्सिया या प्री एग्लेम्सिया के वो ना हो। बच्चे की फीटल मॉनिटरिंग करनी होगी, ताकि बाद में उसको पॉलीहाइड्रोमिनोस या फिर कुछ ऐसा ना हो। फीटल मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि बच्चा डिस्ट्रेस में न जाए। और वेट देखना होगा बच्चे का प्लस गर्भवती का। तो इसमें आपको ऐसे सोच करके करना पड़ेगा। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। ठीक है, अब सेकंड कौन बोलेगा? सबसे सर मुझे ही बोलना है। सबसे इंटेलिजेंट आप ही हैं। हाँ नहीं सर, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ सर कुछ डॉक्टर हर्ष। हाँ आदित्य सर क्या बोल रहे हैं? वो डॉक्टर अर्चना की मैंने रिपोर्ट देखी, वो उनके पेशेंट की 49 ईयर एज है। यस सर, यस सर। और 6 मंथ हिस्ट्री आवाज ऑफ आवाज एब्डोमिनल कट हो पेन रही है है। सर, आवाज कट हो रही कोई है। अभी आ रही है आवाज? हेलो, अभी आ रहे। हाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका वेट लॉस नहीं है, उनको कोई क्रैम्पी मोशन नहीं है, और पेट में एब्डोमेन में कहाँ पेन है उनको, किस तरफ है? उनको सर नीचे है सर, मतलब नीचे किस तरफ? राइट भी बोल, एब्डोमेन के सॉरी, हाँ नाभि के नीचे दोनों साइड में, और नीचे है सर, ऊपर नहीं है, अम्बिलिकस से ऊपर नहीं है सर। अच्छा, कोई एग्रावेटिंग फैक्टर है क्या उसका पेन का, कोई एग्रावेटिंग या रिलीविंग फैक्टर? सर नहीं सर, कुछ हो रहा है। अच्छा, और कोई वेट लॉस नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, या म्यूकस या ब्लड फीवर नहीं है? नहीं है सर, नहीं सर, हाँ, ब्लड भी नहीं, वही तो मैंने इसलिए, हाँ नहीं ब्लड तो भी नहीं। एक्चुअली में जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने लिम्फ नोड्स पे कोई कमेंट नहीं किया है, या तो बोलता है कि गैस शैडो से यस नहीं सर, दिख रहा है, या फिर लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं, नो लिम्फ नोड सीन भी नहीं लिखा है उसने। तो जैसे कई बार टीबी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन लिम्फ नोड्स रूल आउट करने पड़ते हैं उसमें। और नहीं तो फिर क्या है, 49 इयर्स एज है ना, कई बार कैंसर का इनिशियल स्टेज, मतलब यस सर, हालांकि कोई बॉविल सिम्टम्स नहीं है इनको, तो हाँ। इनिशियल स्टेज ऐसा प्रेजेंट कर सकता है। तो उसके लिए सीटी और कोलोनोस्कोपी दोनों लगता है, कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड से बहुत वेग बस उसने इंटेस्टाइन देखी, और कोई कमेंट भी नहीं, यूजुअली लिखते हैं कि लिम्फ नोड्स नॉट सीन, या लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी सीन ड्यू टू गैस डिस्टेंशन या गैस शेडो, और देयर नो लिम्फ नोड्स विजिबल, इस टाइप से। तो इस कुछ उन्होंने कमेंट नहीं दिया। तो अगर पेशेंट वेल टू डू फैमिली से है तो उनका वर्कअप करना चाहिए, कि जैसे क्या ना, आपने ट्रीटमेंट दिया, हो सकता है ठीक हो जाए वो ट्रीटमेंट से, और नहीं हुआ ट्रीटमेंट से ठीक ना, तो फिर वो दूसरे लोग बोलते हैं कि आपने वर्कअप पूरा नहीं कराया, इस टाइप से। तो अगर आप सीटी एब्डोमेन या कोलोनोस्कोपी जो भी पहले करा ले, क्योंकि इनको मैं बोलूंगा सीटी एब्डोमेन पहले कराए, क्योंकि इनको 2 एरियाज में है, एक टर्मिनल, मतलब एक छोटी आंत में टर्मिनल इलियम, और दूसरा बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में जो डिसेंडिंग कोलोन। तो ऐसी कंडीशन सबसे कॉमनली इन्फेक्शन से होती है, और आप मान के चलिए 60% टाइम आप बिना इन्वेस्टिगेशन के ठीक भी कर देंगे इनको। लेकिन वो जो 40% टाइम ना, कई बार ये इन्फेक्शन जैसे टीबी है, रिकर कर रहा है, क्रोनिक है, 6 महीने की हिस्ट्री है, तो बेटर रहेगा कि एक सीटी एब्डोमेन करा लीजिए। यस सर, मुझे लगा सर, इसलिए मैंने सर से बार क्योंकि इनको कोई रेक्टल कंप्लेन नहीं है ना, कोई भी इनको मोशन की कंप्लेन नहीं है, तो हो सकता है कोलोनोस्कोपी क्या थोड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर रहता है। जैसे क्या हम सिग्मोइडोस्कोपी, मतलब जो नीचे का एरिया देखना होता है ना, तो वो सिंपल रहता है, लेकिन जो कोलोन के आगे का हिस्सा देखना होता है, मतलब ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग आगे का हिस्सा, उसको देखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो वो थोड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर रहता है, उसमें एनेस्थीसिया सब देना पड़ता है। तो आप है ना सीटी करवा लीजिए पहले, अगर सीटी में कुछ सीटी एब्डोमेन करा लीजिए, क्योंकि अगर उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं निकलती है तो फिर कोलोनोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनेस्थीसिया सबसे वो पेशेंट निकलना नहीं चाहेगा एक्चुअली में। तो सीटी एब्डोमेन कर लीजिए विद आईवी एंड ओरल कॉन्ट्रास्ट। क्रिएटिनिन देख लीजिएगा, क्रिएटिनिन अगर ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, विद आईवी एंड ओरल कॉन्ट्रास्ट। आईवीएन, हाँ आईवी मतलब आईवी और
ओरल दोनों देते हैं, मतलब मुंह से जिस दिन हम सीटी करते हैं ना उसके एक दिन पहले पैग लग करके सॉल्यूशन होता है वो पिलाते हैं मुंह से, और जिससे सारा मोशन वो क्लियर हो जाता है। पूरा आंत खाली रहती है, मतलब 2-2 लीटर कुछ भूसी टाइप का वो पीता है। और उसके बाद वो प्रोसीजर के पहले मतलब ओरल कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं और आईवी कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं, दोनों तरह देते से। हैं, जिससे आईवी से सारी वेसल्स दिख जाती है, सीटी तो कर ही रहे, वेसल्स सारी दिख जाती हैं, और ओरल से क्या है, और आईवी से मतलब नोट्स तो वैसे भी दिख जाते हैं बिना कॉन्ट्रास्ट के, लेकिन ज्यादा क्लियर हो जाता है स्ट्रक्चर, और ओरल से सारी आते दिख जाती हैं पूरी अच्छे से अंदर से। यस तो, सर। तो ये आप सीटी एब्डोमेन करा लेना विद आईवी एंड ओरल कॉन्ट्रास्ट। यस सर। जी ओके सर, थैंक यू सर। मुझे भी लगा सर बहुत दिनों से है ना उनकी इसकी पैथोलॉजी, तो मुझे भी लगा हाँ कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। लेकिन कैसे मुझे वेट लॉस भी नहीं लगा, फीवर भी नहीं दिखा, तो मतलब हम टीबी की तरफ भी नहीं जा सकते, और नहीं, ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ भी ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें, ऐसा मुझे लगा। ऐसा टीबी हो सकता है, टीबी क्या है ना, मतलब टीबी कैन कॉज एनीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, तो ऐसा यस, बोलते हैं कि बिना वेट लॉस के बिना फीवर के भी टीबी हो सकती है। और अर्ली स्टेज हो सकती है ना सर ये किसकी भी, मतलब मुझे लगता है अर्ली हाँ, स्टेज होगी इसलिए। क्रोनिक रहती है ये, आप एक बार पूछ लीजिएगा कि कोई हिस्ट्री तो नहीं है फैमिली में किसी को टीबी हुई हो पहले, या किसी ने टीबी का इलाज लिया हो इस तरीके से, या किसी दोस्तों ने जो इनके करीबी के दोस्त हैं जिसके हॉस्टल में रहे इस टाइप से, क्योंकि 20-20 साल बाद भी टीबी आती है जब इम्यूनिटी कम होती है। हाँ, पेशेंट बहुत क्रूश है सर, दिखने में भी इतने क्रूश है वो, बहुत ज्यादा मतलब वीक लगते हैं वो, तो मुझे वो भी लगा थोड़ा सा उनका। जी 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 जी, आप सीटी करा लीजिएगा, और आपने जो है वो भले चलने दीजिएगा इलाज, तो उससे भी वो इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन क्या फिर पेशेंट को एक बार इम्प्रूवमेंट आने लगता है ना, तो सीटी नहीं कराएगा वो, तो अपनी स्मार्टनेस दिखाएगा पैसे हाँ हाँ, बचाने यस के लिए, सर, तो इसलिए यस सर, यस। पहले करा लीजिए आप, क्योंकि वो ब्लेम फिर करेगा, तो बाद में अगर ठीक नहीं हुआ तो ब्लेम करेगा। वो भी, और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी ना सर उसमें, हम्म, अगर नहीं किया बाद में जी तो प्रॉब्लम्स बढ़ जी जाएगी। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, मंदाकिनी मैम आप बोलिए अब। हाँ सर, जैसे कि आदित्य सर अगर आप हैं तो जरा सुनिएगा। मैंने एक पेशेंट देखा था, उसको खांसी था, बुखार था और रुचि था, और उसकी हिस्ट्री कॉन्स्टिपेशन की थी, क्षयात्मक संप्राप्ति थी, और उसका मधुर आहार और मीट मछली वगैरह ज्यादा था, और वो मेरे पास कंप्लेन लेकर आया था कि उसको ब्लड मिक्स्ड स्पुटम हो रहा है। फिर उसका मैंने जो है कि एक्सरे कराया, तो एक्सरे में सर इनफिल्ट्रेट सीन इन बेसल रीजन ऑफ लंग्स। तो सर इनफिल्ट्रेट से हम मतलब क्या सोचे, न्यूमोथोरिक्स सोचे या फिर क्या सोचे सर? मतलब निमोनिया भी हो सकता है, मतलब एयर भी रह सकता है, वाटर भी रह सकता है, तो इसे हम कैसे मतलब एबी सुटम के लिए भेजा है, बट अभी वो करा नहीं पाया है, तो सर बताइए कुछ इसमें। आदित्य सर आपसे पूछ रही हैं। आदित्य सर, एक बार आप अगर फिल्म का फोटो भेज सकते हैं ना, अच्छा सा थोड़ा सा खींच के, एक्सरे का फोटो, कि बेसल इन्फिल्ट्रेट्स, मतलब इन्फिल्ट्रेट्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, फाइन रहते हैं, थोड़े कोर्स रहते हैं, वो पेरिफेरी की तरफ है कि सेंटर की तरफ सर है। मैं फोटो खींच के भेजूंगी, लेकिन उसमें इतना था कि मैंने उसका कार्डियक रीजन देखा था, तो वो तो बॉर्डर लाइन पे था, है ना। कार्डियक जो रेशियो होता है ना, वो बॉर्डर लाइन पे था, हाईलाइट शेडो उसके प्रोमिनेंट थे, और इन्फिल्ट्रेशन था पूरा, मतलब जैसे कि नहीं एक न्यूमोथोरिक्स में होता है ना, जैसे दिखता है पूरा पूरा एकदम पानी पानी जैसा, कुछ कुछ धब्बे धब्बे ऐसा था सर। मैं कल देखती हूँ, पूछती हूँ, लेकिन सर हम इसमें अच्छा, क्या सोचेंगे इन्फिल्ट्रेशन से मतलब? उसको ब्लड आ रहा है स्पूटम से। हाँ ब्लड आ रहा था, अभी दवा दिया तो उसको बंद हो गया है, बस अभी जो है उसको बुखार, खांसी में ना, अब उसको मैंने एबी स्पुटम के लिए भेजा, तो वो ना कफ में दे नहीं पा रहा है, 3 दिन से वो ट्राई कर रहा है, अब बोल रहा है कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैंने टीबी गोल्ड के लिए बोला तो बोला मैडम पैसा नहीं है, पैसा वेस्ट हो जाएगा ये एबी स्पुटम का। एक मिनट, जो उसको खांसी आ रही, तो ब्लड आ रहा था खांसी में, वो हाँ। उसका कलर देखा था क्या, मतलब नया रंग था, या कि गाढ़ा लाल था, कि फ्रेश लाल था, कि किस तरीके से, मतलब टिंज रेड ब्राइट रेड ब्राइट था। हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो हृदय की परेशानी हो सकती है अगर रेड ब्राइट है उसका, लेकिन वो गर्दन, मतलब नाक से ऐसे, ऐसा तो नहीं कि खांसी के साथ आते थे, अलग अलग गुच्छे में आता था खून, नहीं वो ऐसे बोला था कि जब खांसी बहुत तेज होती है उसको, मतलब खांसी उसको ऐसे 6 महीने से थी, और 6 हाँ महीने हाँ से उसको वेट लॉस था,
है ना। फिर जब वो हाँ। खाता है ना तो ऐसे एक एक चम्मच टाइप का आ रहा था, मुंह से आ रहा था। अच्छा, आप उससे पूछिए उसको जो हाफी होती है कब बढ़ती है, सुबह बढ़ती है, रात को बढ़ती है, खाने के बाद हाफी बढ़ती है? नहीं होती सर, हाफी नहीं होती। मैंने पूछा, टाइटनेस ऑफ लंग ही पूछा मैंने। इवन मैंने उसको मतलब ऐसे कि ब्रीदिंग होल्ड करा करके, जैसे हम लोग प्राणायाम करवाते हैं, वो सारा कुछ करके मैंने चेक किया प्रेशर उसका लंग का, वो ठीक था सर। जैसे आप सिम्टम बता रहे हैं ना, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर सकता इसमें, जी लेकिन जो सर। सबसे पहली मेरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहेगी, सबसे पहला जो जिससे कारण रहेगा वो ये है कि हार्ट प्रॉब्लम है इसको कुछ, क्योंकि इसके जब हृदय पे जब जोर पड़ता है, हार्ट जरूरी नहीं कि आपको बड़ा दिखे उस पे एक्सरे में, हृदय पे जब जोर पड़ता है तो हृदय पानी, क्योंकि रक्त को आगे नहीं बहा पाता है, तो पानी पीछे फेफड़ों में बैकलॉग होकर नीचे की तरफ बैठने लगता है। अच्छा। और जब ये खांसता है तो उसको फ्रेश खून निकलता है। तो एक ये कारण हो सकती है। तो आपको इसके लिए ना ईसीजी रूल आउट करने के लिए कराना पड़ेगा, और ईसीजी में पता चल जाएगी बात। अगर ईसीजी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से करना चाहिए, टेक्नीशियन ना करे ईसीजी, ये इंपॉर्टेंट है। भले कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए, या बस डायग्नोसिस के लिए कि भले उसका वो अभी बंद हो गया जो भी आपने दवा दी है, कम से कम डायग्नोसिस बन जाएगी कि ये ब्राइट रेड ब्लड इन स्पूटम ऑन कफिंग, और एक्सरे शोइंग बायलेटरल बेसल इन्फिल्ट्रेट्स। तो कार्डियोलॉजिस्ट समझ जाएगा कि क्यों रेफर किया हुआ है। तो वो एक ईसीजी लेगा पहले, टेक्नीशियन ना ले बस ईसीजी। और जैसे कई बार टेक्नीशियन ईसीजी ले लेते हैं तो फिर वो उसकी कोई आगे वो वैल्यू नहीं रहती उस ईसीजी ग्राफ, क्योंकि वो ध्यान से कार्डियोलॉजिस्ट को ही पढ़ना पड़ता है वो, कि उसको ऐसा लगता है कि हृदय इन्वॉल्व है कि नहीं। ठीक है सर। सर बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपका ये वैल्यूएबल ओपिनियन मेरे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। लेकिन तो भी मैम एक्सरे की फिल्म भेज दीजिए, क्योंकि मेरी पहली डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, हो सकता है कुछ और बीमारी हो मरीज को। नहीं सर, मैं डेफिनेटली वो मैं मतलब ले नहीं पाई आज, मैं जरूर भेजूंगी आपको सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, अभी अनुरिता मैम आप बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। मेरा सर एक ब्रेस्ट कार्सिनोमा का मैंने पिछली बार ये डाला था, सी मार्कर्स वगैरह कमाए, तो थोड़ा उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में कर रही थी मैं। तो वही बताना था मुझे कि 2-3 दिन से मेरा सीए का ओपीडी चल रहा है। तो देयर वर 3 फॉर्मेट ऑफ केसेस। एक तो ये रिजॉल्व वाली केस है जो सिर्फ फॉलोअप के लिए मैंने बुलाई थी। तो बिकॉज उसकी लैंग्वेज मुझे नहीं समझती और मुझे उसकी नहीं समझती, तो ज्यादातर इसमें बीच में इंटरमीडिएटर उनका बेटा रहता है। लेकिन बहुत अच्छा वेट बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से जो है उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह भी बहुत अच्छा है। सबसे मेन चीज सीए ब्रेस्ट के बाद में उसका जो लिवर मेटास्टासिस हुआ था, उस दौरान उसको डायबिटीज भी हुआ था, विच मीन्स दैट देयर वर इन्फिल्ट्रेशंस और अपटिक्स इनटू मतलब एफडीजी अपटेक एट पैनक्रियाटिक लेवल भी होगा। लेकिन पेशेंट पेइंग नहीं था, इसकी वजह से 2 साल पहले जो सीटी स्कैन है उसी पे मैंने क्योंकि उसके मेरे आने से पहले 2 साल पहले उन्होंने मैस्टेक्टोमी कराया था, लिम्फेडेनोपैथी के साथ में आए थे। आज ऐसे लिम्फेडेनोपैथी और इस पे केस चल रहा था। तो जो एक केस है मेरे पास में, उसका प्री कैंसरस कंडीशन है सर एक्चुअली, बट एफडीजी अपटेक है कहीं पे। पेशेंट की हिस्ट्री 2008 की पॉट्स डिसीज की। अभी किसी ने तो भी राजयक्ष्मा के बारे में या जो डिस्कशन हो रहा था कि भाई टीबी वगैरह है, तो ये केस डिस्कशन का मेरा वजह यही होता है कि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ में आयुर्वेद कोई भी लेबल रहने दीजिए, कोई भी बड़ा, कोई फाइब्रोएडिनोमा या कैंसर विद मेटास्टेसिस या फिर ऑटोइम्यून डिसीज, लेकिन हाउ द केसेस गेट कन्वर्ट्स, इसलिए मैं तीनों भी ट्रीटमेंट लाइन तो मैं अभी आपको पूरा डिक्टेट कर दूं तो मैं ट्यूमर पे क्या यूज करती हूँ, कैंसर पे सब कुछ दे सकती हूँ, बट main important is diagnosis, how that patient has landed into this condition. Patient's age is 44 या 47 होगा। 2008 में उसका पॉट्स डिसीज था इन L4 L5, और उस वक्त में कुछ सर्जरी किया था। उस सर्जरी के बाद में कुछ डूज डोंट जैसे हमारे रहते वैसे एलोपैथ के तो रहते हैं नहीं, तो इसकी वजह से ही इज इंजीनियर, बहुत सारी कंपनीज वगैरह में, लेकिन मितभाषी है, नॉन एक्सरसाइजिंग है, खाना लेट से खाना, बहुत मतलब भाई मैं रोज इतना, काफी बड़े लेवल पे ऑफिसर है, याजाकी कंपनी जो है यहाँ की, टाटा याजाकी, वहां पे वो एजीएम रह चुके हैं। और अभी आपको मैम सर आपको शोना नाग मैडम मालूम होंगी, शोना नाग मैम जो पहले जहांगीर में बैठती थी, अभी सह्याद्री में, शी इज ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट। मेरे एक सीनियर है श्री नामदार,
जिनके साथ में मैं जहांगीर काम करती, तो हमारी एक टीम थी, उनके हस्बैंड की कंपनी में वो काम करते थे, उनको रेफरेंस भी मिल गया। तो उनके पेट में मेजेंट्रिक नोड पाया गया अभी फिलहाल में, जिसकी वजह से मुझे ये सारी हिस्ट्री, तो उनका वो मेरे पास में आए थे सजेशन के लिए, क्योंकि उनकी वाइफ मेरी डायबिटिक पेशेंट है। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी कराने के लिए बोला। मैंने कहा किस लिए? तो उसने बोला कि मेजेंट्रिक नोड है। मैंने कहा मेजेंट्रिक नोड है तो ऐसे किसने बताया कि मतलब आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके बाद में आप पहले प्रॉब्लम क्या है समझाएगा? बोले नहीं, वो पेन हो रहा है, और दूसरी चीज ये, उसका और बैक साइड का कोई संबंध नहीं था। बिकॉज इट वाज सह्याद्री, बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो वो भी तैयार थे क्योंकि पॉलिसी है 5-5 लाख की। मैंने सिर्फ उनको एक ही बोला कि अगर ये पेन हो रहा है तो एक अच्छी नोड है कि पेन हो रहा है, पेन नहीं होता तो बात दिक्कत थी, लेकिन आपको पैर में कहीं दर्द है क्या, आपको कमर में कहीं दर्द है क्या? तो वो बोले कि वैसे तो मेरे कमर में वगैरह दर्द नहीं रहता है, लेकिन पैर मेरा लंगड़ाता है। मैंने उनको तुरंत स्कैन करने के लिए बोला कि आप स्कैन करके फिर मेजेंट्रिक नोड को हाथ लगाएगा। वैसे भी सर्जरी करनी है, क्योंकि उसके पहले वाले दिन ही मेरे पास में केस आई थी जिसको पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में एनीबडी कैन लैंड इनटू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैंसर। इस वजह से मैंने उसको बोला, तो वो बोला कि मैम शोना नाग मैम है, उनके हस्बैंड के कंपनी में मैं बहुत अच्छे ऑफिसर लेवल पे हूँ, हम करा लेते हैं, ऑपरेशन करके बायोप्सी देख लेंगे। बट आई नो वेरी वेल कि जब बायोप्सीज होती है या कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, इफ इट इज कैंसरस, it has a very bad repercussion into conversion of metastatic condition. जब उन्होंने स्कैन कराया तो उनको जहांगीर में सॉरी सह्याद्री में जाने के बाद में सिंपल सीटी स्कैन की बजाय किसी ने बोला पेट स्कैन करा लो, सीधा उनको डरा दिया। अभी पेट स्कैन का है वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने उनको डॉपलर और सीटी स्कैन दोनों भी बोला था, डॉपलर ऑफ बोथ लोअर लिम्ब एंड सीटी स्कैन एब्डोमेन कंट्रास्ट, बिकॉज लिवर वगैरह कोई हिस्ट्री नहीं, नॉन अल्कोहलिक है, कोई हैबिट नहीं। वन हैबिट इज देयर कि too much of negative thinker and stressful life. Stressful मतलब he doesn't talk much and thinks a lot. सर पेट स्कैन में उसके पैरा एवोर्टिक नोड, लिम्फेटिक नोड, लिम्फेनोडोपैथी आ गई, रीनल नोड्स भी उसके ये आ गए, और पेट स्कैन में 3 जगह पे सिर्फ छोटा सा अपटेक। अब वो पेट स्कैन लेके मेरे पास में, क्योंकि मैंने उनको बोला था शोना नाग मैम से पहले मेरे पास में आना, बिकॉज आई नो कि अगर उसमें छोटा अपटेक है तो तुरंत पेशेंट को कितना डराया जाता है, सीधा सीए वगैरह। तो मैंने उसको सीधा सीए मार्कर ही करने के लिए बोले, तीनों सीए मार्कर, सीए 125, सीए 19.9, सीईए एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, और उसकी बाकी के प्रोफाइल किया। 15 ग्राम एचबी वगैरह सारा सब कुछ एब्सोल्युटली ओके, एक्सेप्ट लिटिल बिट मार्जिनल इंक्रीज इनटू सीए 19.9। मार्जिनल मतलब हार्डली 0.2 या 0.4 से बढ़ा हुआ था। मैंने उनको स्ट्रेट अवे, जो भी है उसकी वाइफ काफी डरी हुई थी, क्योंकि इट्स उनकी जस्ट मेरे ससुर जी की 1 महीना पहले उनकी सासू माँ का डेथ हुआ था, तो वो काफी स्ट्रेस वगैरह में भी थे। तो फिर मैंने उनको ये बताया कि देखिए आपको एक मेजेंट्रिक नोड पाया गया तो एक सर्जरी करेंगे। अभी देयर वर राउंड अबाउट 27 लिम्फ नोड्स व्हिच वर, मैंने उसका ट्रैक देखा तो दैट वर ड्रेनिंग देयर, इलियाक नोड्स, इलियाक फोसा, देन रीनल वेन एंड एओर्टिक नॉच आल्सो। मैंने बोला ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट होने से पहले अगर आप उनको कंप्लीटली, मैंने बताया लिवर से कैसे चर्बी का ये होता है, लिपिड प्रोफाइल अगर रेंज है, और फिर उनको बोला कि आप सर्जरी मत करिए बिकॉज ये अभी कैंसर में नहीं है, लेकिन कल को जाके हो सकता है। अगर आपने सर्जरी किया, आप इसकी गाइडलाइन के लिए सेकेंड ओपिनियन पक्का का ऑन्कोलॉजिस्ट से लेना। फिर उन्होंने दोनों जगह पे ऑन्कोलॉजी से ओपिनियन लिया और दे टुक द डिसीजन दैट दे विल नॉट डू सर्जरी because it is pre-cancer, it is not cancerous, because all CA19 से लेके सारा नॉर्मल आ गया। लेकिन श्रोतावरोध जन्य संप्राप्ति जहाँ पे यकृत आपका अगर कहीं पे कम पड़ रहा है, दूसरा पॉट्स डिसीज मतलब हमारे हिसाब से राजयक्ष्मा, उस वक्त का जो भी अधोग क्षय संप्राप्ति से रस, रक्त, मांस और मेद दुष्टि के बाद में जो पॉट्स डिसीज है उसका सर्जरी हुआ होगा, लेकिन शायद जो मंद ज्वर है वो मंद ज्वर कंट्रोल नहीं हुआ उनका, या फिर उनके हेतु अध्ययन वगैरह ये सारे काफी सारे हेतु होंगे, बट 2008 एंड दिस इज 2023। बट देयर वाज वन मोर हिस्ट्री कि ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम इनटेक ऑफ पैरासिटामोल। द रीजन, मंद ज्वर जब भी लगता है तब बॉडी एक होता है। अब वो बिकॉज बैक नहीं था, पॉट्स डिसीज की जगह L4 L5 नहीं था, तो उन्होंने कभी डाउट भी नहीं लिया। हमारी जो ज्वर की संप्राप्ति, क्योंकि मैंने उनको सिम्टोमेटिक मुझे ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है जस्ट लाइक एलोपैथ पीपल, दैट्स द रीजन आई हैव माय ब्रांड्स आल्सो। तो फिर मैंने उनको सिर्फ टेम्परेचर के लिए जैसे एंटीबायोटिक है सूक्ष्म त्रिफला कांचनार
गंधक रसायन और इसका कॉम्बिनेशन दिया जो मेरा पेनिल करके है, और एक पायरा केयर करके दिया जिसके अंदर महासुदर्शन और त्रिभुवन कीर्ति का मिश्रण रहता है। सबसे मेन चीज, उनको जो 15 दिन से बुखार था वो कम हुआ, और उनको सबसे मेन बोला कि आप ये उन्होंने तुरंत पूछा मैं नॉनवेज खाऊं क्या और अंडा खाऊं क्या, ऐसे, बिकॉज डर गए। उनको सारा एक्सप्लेन किया तो मैंने बोला बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना है। बोले मैम ऐसे कैसे, हड्डी है या ऐसा वैसा, क्योंकि उनको डायट्री इसमें कैल्शियम बढ़ाओ और ये मतलब वो सारा चीज बोला गया था पिछले 10-15 सालों में। बाकी कुछ होना हो, एक्सरसाइज होना हो, लेकिन नॉनवेज इंटेक खाना है। क्यों? क्योंकि उनको हड्डी का टीबी था। तो ये सारे हेतु सब कुछ करने के बाद में अभी जो कंडीशन मेरे सामने, मैं अगर कहीं गलत हूं तो सर प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा, बिकॉज उन्होंने 90% डिसीजन लिया कि दे विल नॉट बी डूइंग एनी ऑपरेटिव, दो दे हैव, और मैंने उनको पैंतरे भी बता दिए कि सीधा जाके बता देना कि मेरी पॉलिसी का रिन्यूअल जो है वो 3 महीने के बाद में है। So they can give me 3 months. In 3 months, we can start dissolving the lymph जो भी nodes inflammation है। सिर्फ नॉन हॉकिंग से हॉकिंग्स लिम्फोमा है या कैंसरस है, इसके लिए उनको बायोप्सी चाहिए होता है, बिकॉज देयर कैंसर मार्कर्स हैव कम डाउन नॉर्मल। तो जब उन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट को किया तो उन्होंने बायोप्सी और सर्जरी बताया। सो डायग्नोसिस कंफर्म करके फिर उसके ऊपर का जो प्रोटोकॉल है, उस ट्रायल ट्रीटमेंट को जाना है, या जिस वजह से हमारी संप्राप्ति घटित हुई है, जो श्रोतावरोधजन्य संप्राप्ति जो हेतु है, उन चीजों पे फोकस करना है। प्लीज ट्रीटमेंट उस लेवल पे करिए। ये वजह से मैंने ये केस डिस्कस किया। अभी तो मेरा सारा प्रोटोकॉल, शोधन वगैरह सारा चीज मेरा लाइंड अप है, बट पेशेंट आपके पास में ऐसे ही आता है जो बड़े बड़े सेंटर्स से उसको भेजा जाता है। तो दिस वाज वन केस। उनके टेम्परेचर के लिए सिर्फ हार्डली 3 या 4 डोसेस में उनका टेम्परेचर डाउन हो। उनको सबसे मेन पैरासिटामोल बंद करने के लिए बोला, बिकॉज मेरे हिसाब से paracetamol reduces your temperature but it has a very bad effect onto your जो आपका पाथवे है जिसमें इंटरल्यूकिन हार्मोन्स वगैरह छोड़े जाते हैं, उसको कट ऑफ करने के बाद में सबसे मेन वो आपको दूषित करता है आपके रस्व स्रोतस और रक्त स्रोतस को, जिसकी वजह से आपका वो आमजन्य संप्राप्ति है या फिर रस का परिपूर्ण जो परिवर्तन है वो कंप्लीटली अगर नहीं हुआ तो वो मंद ज्वर जो वो धातुगत ज्वर में कन्वर्ट होता है। और ये धातुगत ज्वर कहीं ना कहीं इन 10-15 सालों में, बिकॉज हम लिम्फेटिक ड्रेनेज का पूरा, मैं वो पिक भी भेजती हूँ और उनका फोटोग्राफ भी भेजती हूँ, तो रस्व दृष्टि अगर होती है तो हाउ इट कैन इफेक्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड हाउ इट कैन गो अप टिल द लिम्फेटिक, बिकॉज देर आर मोर देन 4-5 केसेस मेरे अभी पाइपलाइन में कि जिनको लिम्फेडेनोपैथी है, काफी जगह पे मल्टीपल लिम्फ नोड है, लोकल क्या लगाया जाए, इंटरनल क्या दिया जाए। बट आई वॉज सो सरप्राइज, आई एम सो थैंकफुल टू आयुर्वेद कि हम कोरिलेट बिल्कुल ना करें कि लिम्फ मीन्स रस धातु या रक्त मीन्स ब्लड सिस्टम, लेकिन हमारी संप्राप्ति कितनी सटीक है कि उन्होंने टेम्परेचर दबा दबा के टेम्परेचर से तो बाहर आ गए, लेकिन जो संप्राप्ति रसदृष्टि कर रही थी वो क्रॉनिकली 15 साल में इतनी दूषित रक्त धातु हुई कि उसके बाद में नाउ इट हैज इट्स पेशेंट्स मस्ट हैव गॉन डाउन। और उसकी वजह से जो भी लोकलाइज इन्फेक्शंस है या लोकलाइज जो भी रसदृष्टि है वो वहां पे लिम्फेटिक, और मैं उसका पिक भी आपको भेजती हूँ बिकॉज अभी तक पेशेंट ने मुझे पिक्स नहीं भेजे, लेकिन मेरे पास में थ्योरेटिकल रिपोर्ट है। तो वो भेजने के बाद में मैंने वो पूरे एरियाज निकाले एनाटॉमिकली, बराबर जो पॉट्स डिसीज L4 L5 उससे रिलेटेड उनका जो भी नर्वस सिस्टम एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज है उससे कलेक्ट करते करते ऊपर अलग अलग एरिया में वो लिम्फ नोड से, अगर बाय गॉड्स ग्रेस दे कम एट माय प्लेस तो उनको कांचनार, उनको जो हमारा अगर शुद्ध बिना आपको मतलब गारंटी होनी चाहिए कि गूगल जो है वो शोधित है, कांचनार, गुगुल, ताम्रभस्म, शोधित शतपुटी अभ्रक भस्म, अगर उनका पेइंग कैपेसिटी है तो सुवर्ण और हीरक, बट यूजुअली हीरक बहुत बाद में यूज करना चाहिए आपने। सबसे पहले गुडुची, रोहितक, वासा, और सबसे मेन चीज रसपाचक, रक्तपाचक, घनक के साथ में आपका दीपन पाचन और अनुलोमन बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज पेशेंट का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अभी तो मैंने मंद ज्वर के लिए सिर्फ टेम्पररी कुछ टैबलेट दिया, बिकॉज अच्छा लगता है एलोपैथ की तरह 1 टैबलेट 1 TDS ऐसे दिया, तो और थोड़ा हेतु बताया। अब और 2-3 हॉस्पिटल के चक्कर लगा के आएंगे तो लाइन देंगे। तो ये मुझे केस इसलिए बतानी थी क्योंकि काफी जन 2-3 दिन से जो डिस्कशन चल रहे मेरे पास में भी केसेस आ रहे थे। डू कंसिडर आर सप्तधातु एंड त्रिदोषा, हाउ संप्राप्ति हैज बीन गटेड, और इतना साल ले सकता है रसवाहिनी दृष्टि, रस धातु दृष्टि, एंड देन द लास्ट स्टेज इज ग्रंथि फॉर्मेशन, बिकॉज वहां का आम जो है वो आम संचिति खत्म ही नहीं हुई होगी, या श्रोतावरोध दूर ही नहीं होगा, या अग्निमांद्य दूर नहीं हुआ होगा। इफ यू गो विद दैट लाइन, I should surely get the result within 4 weeks.
एंड आई श्योरली डिस्कस दिस केस आफ्टर 4 वीक्स अगर मेरे पास में आती है तो। और तीसरी जो केस थी मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल ऑपरेटिव्स, मल्टीपल मतलब ऐसे समझिए कि राउंड अबाउट 4 ऑपरेटिव्स फॉर फर्स्ट वाज गॉल ब्लैडर कोलसिस्टेक्टोमी क्योंकि गॉल स्टोन था, एंड उसके बाद में वहां पे हर्निशन हुआ, छोटी सी गांठ करके उसका हर्निशन का ऑपरेटिव हुआ, बट नो बायोप्सी वाज डन। हाउ डायग्नोसिस गोज रॉन्ग एंड हाउ पेशेंट एंटर्स इनटू कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज केस स्टडी के लिए मुझे 3-3 4-4 फॉलोअप लगते हैं, मतलब मेरा कंसल्टेशन रहता है, और डिस्टेंट पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा दिमाग खाना पड़ता है। नाड़ी देख लिया, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करा लिया, तुरंत रिपोर्ट हम निकाल के ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, बट डिस्टेंट पेशेंट है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। पेशेंट इज ऑफ 65 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन है, लेकिन बहुत सिंपल, शांत, नो एक्सरसाइजिंग, टेंशन ना लेने वाली व्यक्ति, 5 लड़कियां, सबके जमाई वगैरह एकदम अच्छे, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी बच्चियां भी 2-3 गवर्नमेंट जॉब में वगैरह। सो नो एक्सरसाइजिंग हैबिट बिकॉज ईस्टर्न साइड के है पेशेंट, कुछ समवेयर इनटू ईटानगर और व्हाट। बट वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेटिव होने के बाद में जो सेकेंड ऑपरेटिव उनका हुआ कोलसिस्टेक्टोमी के बाद में, वहां पे 7-8 महीने में फिर से कुछ ट्यूमर टाइप आया, और उस वक्त में उन्होंने कुछ आई थिंक चेन्नई या कहीं पे ऑपरेटिव कराया, एंड दैट केम आउट टू बी पॉजिटिव फॉर गॉल ब्लैडर सीए। मतलब रिपीटेडली जब भी कोई भी ईच एंड एवरी सेल, वो भले ही आपका दांत है अधूरा टूटा हुआ, वो आपका टोबैको या अल्कोहल है विच इज इरिटेटिंग योर रक्तवह स्रोतस और रसवह स्रोतस, वो आपका, अगर आपने कहीं पे बोन्स में कोई स्टिलेट लगाया है या कोई प्रोस्थेसिस है और वो भी कंटिन्यूस अगर इरिटेट कर रहा है, so that may be any irritation which alters the multiplication of any normal cell, and उसमें जब hypertrophy develop होती है तो वहां पे repeatedly intervention of surgeries, तीनों surgeries का biopsy histopath नहीं हुआ, और जो चौथी जब रिपीट वहां पे 7-8 महीने के बाद में आया तो उसका सीए मार्कर पॉजिटिव आया, दैट बिकेम टू बी गॉल ब्लैडर दिस थिंग। कम से कम इन 3 सालों में उन्होंने 35 केमो और रेडियोथेरेपी लिया है। अभी फिर से सर्जरी सजेस्ट किया क्योंकि वहां से सीप होके वो कुछ पस वगैरह आ रहा था, लेकिन सम ऑफ द डॉक्टर और पेशेंट समबडी दे गॉट अ रेफरेंस, उन्होंने पूरा केस वगैरह भेजा और मैंने वो पूरा संप्राप्ति निकाला, तो ऑल सारी रस दृष्टि रक्त दृष्टि के जितने हेतु है वो है उनमें मौजूद। सबसे मेन हेतु क्या मिला मालूम है? द पेशेंट इज अ वेरी लास्ट 10 years पहले उन्होंने लिकर एंड निकोटिन बंद कर दिया, लेकिन ही वाज अ हेवी इनटेक ऑफ व्हाट इज दैट मीट कॉल्ड पोक मीट। और आप ना पोक मीट के वो सारे चीजें पढ़िए कि वो किस किस धातु को किस तरीके से और कौन से गुणों से दुष्टि करता है। 100% गॉल ब्लैडर के बाद में यकृत के बाद में पैनक्रियास उसका मेटास्टेसिस का लेवल वैसा ही है जैसे कि बताया गया है कि भाई दुष्टि होने के बाद में कहाँ का रेपरकेशन होगा। द रीजन एवरी मेटास्टेसिस डजंट हैव एनी रीजन, मतलब ओवरी का कैंसर है तो वो मेटास्टेसिस ब्रेन पे भी पहले दिख सकता है या इंटेस्टाइन में भी दिख सकता है, लेकिन पेशेंट का हेतु ये जरूर डिसाइड करता है द रीजन, उसने जो जो अत्याचार, अतियोग या मिथ्यायोग वहां पे उस धातु पे या उस इंद्रियों पे किया है, वहां पे वो स्थान वैगुण्य क्रिएट करके इट इज जस्ट अवेटिंग कि समथिंग कम्स एंड आई कन्वर्ट इनटू डिसीज। और बराबर इसका वैसे ही हुआ। सोचिए अगर वो जिसने कोलसिस्टेक्टोमी किया उसने कोलसिस्टेक्टोमी अवॉइड करके कुछ ऐसी, देखिए किडनी स्टोन होता है तो किडनी तो नहीं निकाला जाता है, फिर गॉल स्टोन हुआ तो जब तक इट इज नॉट कि वो बहुत ज्यादा मल्टीपल है, गॉल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे या बाइल एंड हेपेटिक बिलियरी जो सिस्टम है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे, तब तक कोलसिस्टेक्टोमी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई डू ट्रीट गॉलस्टोन्स आल्सो। तो वो सर्जरी वाज बैड। देन सेकंड सर्जरी कि वहां पे बस छोटा सा आउटग्रोथ हो गया, उन्होंने निकाल दिया, बट नो हिस्टोपैथ वाज डन। तीसरी बार वहां पे हुआ तो उन्होंने चेन्नई जाके किया, उन्होंने भी हिस्टोपैथ नहीं किया, बट जहां पे सर्जरी किया था वहां पे ओपन सर्जरी कराना पड़ा, जिसकी वजह से वो सारे धातु वहां की दृष्टि, वहां के सारे स्रोतस दृष्टि हो गई, वहां पे चांस मिला, जो भी हाइपरट्रॉफी थी या जो भी ऐसे समझिए कि हमारी भाषा में बोलते कि सारे धातुओं का जो स्रोतस वहां पे है वो सारी संप्राप्ति में कन्वर्ट होकर संकर में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट्स द रीजन देयर कैपेसिटी टू बियर ऑल, जो भी छेड़छाड़ है, जो भी इरिटेशन है, जो भी बार बार का ऑपरेटिव है, जो भी एंटीबायोटिक मल्टीपल चलता होगा, वॉट एवर इट इज, तो उसका कन्वर्जन फिर कैंसर में हुआ। इट टुक अराउंड अबाउट 2015 to 2018, राउंड अबाउट 2 to 3 years फॉर दिस संप्राप्ति टू गेट कन्वर्ट इनटू फ्रॉम अ मियर हाइपर एसिडिटी गॉलस्टोन, सॉरी 5 साल लगा कन्वर्ट होने के लिए,
and then now it is multiple metastasis areas hai. Patient is in a very weak condition. They want to fly and come at my place, otherwise they want to call me at Itanagar, and I'm not in that condition because patient मेरा बेटा का 12th है, but I've given them line कि आप पहले जो भी है present meta static condition का एटलीस्ट ब्लड रिपोर्ट कराओ, कोई पेट स्कैन मत कराओ, क्योंकि मुझे मालूम पेट स्कैन क्या आने वाला है। अभी तक ट्रीटमेंट लाइन तो मैंने जैसे द्रव्य बताया आपको, वैसे उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं मेरे। यूजुअली अगर 10 दिन का ये देना है तो आई यूज अराउंड अबाउट 14 to 15 मिलीग्राम ऑफ रस कर्पूर, रस सिंदूर। मैं बिकॉज द कंडीशन इज रिलेटेड विद जो अग्नि हमारा स्थान है, अग्न्याशय या यकृत वगैरह है, तो यहाँ पे शतपुटी अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म और त्रिफला कालमेघ कुटकी बहुत अच्छा फायदा देता है। अमृता इज माय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो मेरा 500 ग्राम अमृता के साथ में 250 ग्राम रोहितक, 250 ग्राम शिगरू, 250 ग्राम वासा, यष्टि मधु 250 और पुनर्नवा गोखरू 250 ग्राम रहता है। पेशेंट अगर पेइंग रहता है तो राउंड अबाउट 125 ग्राम ऑफ फॉर 10 डेज रस सिंदूर या रस कर्पूर में से जो मुझे अच्छा लगता है वो पेशेंट को जो भाए। और अगर पेइंग है तो ही राउंड अबाउट 2 मिलीग्राम तक अगर हीरक भस्म आप ये करते तो मेटास्टासिस का आप मतलब कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, सी मार्कर कम हो रहे हैं कि नहीं। बट दिस इज अ वेरी वर्स्ट कंडीशन। इस कंडीशन में कभी पेशेंट का ये देखना चाहिए कि वो पेइंग कितना है, बट अदरवाइज यू गेट वेरी गुड रिजल्ट। अगर ये यकृत से रिलेटेड नहीं रहता, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड नहीं रहता, तो मैं श्वेत मरीच बहुत अच्छा फायदा देता है, देन त्रिकोटू बहुत अच्छा फायदा देता है, लवंग स्पेशली लवंग एंड शिगरू ये कॉम्बिनेशन सीए में बहुत कारागार रहते हैं। और कांचनार का सत्व बना के लो, कभी भी कांचनार गूगल जो रेडीमेड है, तो जहाँ पे ग्रंथि है, जहाँ पे सिस्ट है, जहाँ पे छोटा मोटा अगर ये काम है, बट अगर आपको ट्यूमर पता चल रहा है कि इट्स बिनाइन नहीं, इट्स मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो आप कांचनार सत्व, अमृता सत्व तैयार करके लो और शुद्ध गूगल अलग से यूज करो, यू गेट वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। इसके साथ में प्रवाल पंचामृत, गैरिक, कामदुदा, ये उसकी जो भी सिम्टोमेटिक कंडीशन है उसके लिए प्लान करके यू कैन गिव इट। बट ये तीनों केसेस बताने का वजह यही था कि लोकल ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस या मॉडर्न क्या बोल रहा है, जस्ट गो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड वी गॉट अ वेरी ग्रेटेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली, दैट इज अरविंद सर। सर का सर खाइए और संप्राप्ति समझ के ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। वेरी नाइस। और मैम मतलब इतना अच्छा आपने अच्छे तरीके से हम लोग को केस बताया और समझाया हम लोगों को। मैम थैंक यू मैम, क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं और ना क्या होता है मेरा मतलब कंटिन्यूअस कंसल्टेशन, तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं सबको अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन संभाषण मिस किया तो ऐसे लगता है आज खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इस वजह से। और अभी किसी ने वो टीबी का बोला ना, नेवर एवर नेग्लेक्ट, वो मॉडर्न क्या लेके आया पहले वो पूछिए, उसका इंटरवेंशन क्या हुआ वो पूछिए, और वो कहाँ पे लैंड हो सकता है, बिकॉज वी आर द परफेक्ट डॉक्टर्स। आयुर्वेद कैन डू एनीथिंग, आयुर्वेद कैन डू एनी मिरेकल, आई बिलीव दैट। यस मैम, यस मैम। वो एक्चुअली वो टीबी वाला केस क्या था, वो मेरा मतलब ये जो केस मैं बता रही थी, हम लोग इसको मतलब जैसे हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो पहले हमें जांच तो उन्हीं की लेवल पे करानी है जिनके हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं ना। तो मैम सबसे पहले अगर जैसे कि जो गवर्नमेंट की जो लाइन होती है कि बुखार है, फीवर है और क्या कहते हैं भूख नहीं लगती है, तो सबसे पहले दिमाग में डाउट दौड़ता है कि भाई टीबी तो नहीं है, पहले एक CBCSR एफबी करा के क्लियर करो, चेस्ट पेन वगैरह कुछ ऐसा है तो मैम उस हिसाब से क्या होता है ना मैम कि हम जहाँ काम कर रहे हैं ना मैम, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं हम 1000 लोगों के बीच में जो है ना एलोपैथी वाले, उनके बीच में खड़े हैं ना मैम, तो हमें उनके साथ मैम मैंने स्ट्रगल यहीं से किया है, उल्टा आपको फ्रीडम क्या है मालूम है? हाँ मैम, आपकी मैं सुनती रहती हूँ। तो मैम अभी जिस दौर से आप गुजर चुके हो ना, उस दौर से मैं अब गुजर रही हूँ, तो वो कोरिलेशन करना, फिर उसको मैं अपने आयुर्वेद में उतारना, फिर वो करके मैम ना अभी तो मैम मैं आपको शॉर्टकट दे दूं एक, मैं आपको शॉर्टकट दे दूं एक। जी डेफिनेटली। आप इन्वेस्टिगेशन मैं मॉडर्न के साथ में रह के काम करके मॉडर्न प्रैक्टिस से बाहर निकल के फिर मैंने आयुर्वेद को एक्सेप्ट किया, राइट बाय स्टडिंग फ्रॉम द बेसिक्स। सिखाने वाला कोई नहीं था मैम, मुझे 40 की उम्र के बाद में मिले अरविंद सर, तो आई नो हाउ मच आई स्ट्रगल। लेकिन अगर जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी है प्रैक्टिशनर, उनके पास में प्लस पॉइंट क्या है, दे हैव एम्पल ऑफ केसेस जिसमें से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके दे कैन स्टार्ट देयर ओन लाइन, कि भले आप सीधा सिंपल त्रिभुवन कीर्ति देने की बजाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम रसपाचक दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, महासुदर्शन दीजिए,
अगर वो मंद ज्वर है या टाइफाइड रिलेटेड विषम ज्वर है या जो भी है, उसको रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा मैम, जब तक आपके रिपोर्ट्स आ रहे हैं। टिल दैट टाइम विल कम टू नो कि उसका अग्निमांद्य कम हो रहा है कि नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मेयर जस्ट वायरल वगैरह है, यू गिव हिंगवास्टर, यू गिव दीपनपाचन, यू गिव अ लिटिल बिट अनुलोमन। तो आपका जो ये रिपोर्ट्स आने तक मैम 4 दिन तो लगता ही है, 2-3 दिन तो, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोसीजर है, एक दिन में सारी चीजें नहीं होती। लेकिन इस दौरान जो है ना आपका अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने बैक्टोनिल एंटीबायोटिक या वायरोनिल ऐसे बना के रखा है, द रीजन आपको जब ये ध्यान में आता है कि मेरे रसपाचक गंध से अगर हुआ है तो 100% संप्राप्ति इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रसधातु। लेकिन अगर उसके साथ में रसधातु देने के बाद में भी, रसपाचक के बाद में भी अगर उसको भूख नहीं लग रहा है, दीपन पाचन भी दिया है, और फिर उसके बाद में आप त्रिभुवन करती महासुदर्शन वगैरह देते हो, तो उसकी संप्राप्ति पहले धातु से आगे की धातुओं तक पहुंच गई है। और फिर आपका हेतु वगैरह के लिए तो समय मिलता ही है। आई डोंट से यू काउंसिल 100-1000 पीपल, बट मैम जो 10 उसमें से आपने सिलेक्ट किए स्क्रूटनी करके, जिसका ESR ज्यादा है, जिसका CRP ज्यादा है, जिसका ASO टाइटर ज्यादा है, you scrutiny them. The reason only ESR तो किसी में भी बढ़ेगा, but when there is ASO titer, CRP and along with that you have something else, तो वहां पे आपके कॉम्बिनेशन चेंज करिए एंड यू स्टार्ट प्लेइंग। मैम मैं GP लोगों को भी तैयार करती हूँ आयुर्वेद में, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, तो आते हैं मतलब पैर वैर चुके नहीं, हमें मैंने बोलती हूँ पहले GP कर लो, फिर उसके बाद में शास्त्र पढ़ो, फिर उसके बाद में गिरो। जैसे GP में वो आनंद आता है ना मैम कि बुखार कम हो गया, पेशेंट बोल रहा है कि मेरा पेन कम हो गया, देखो जैसे रस दूषित दूर होती है वैसे श्रोतावरोध दूर होता है, वैसे जैसे अग्निमांद्य दूर होता है वैसे पेन कम होता है, तो फिर वो मजा आने लगता है। फिर उसके बाद में एंटर इनटू डिटेल, बिकॉज मैम आपको हमारी तरह यू आर नॉट बाइंडेड कि आपको रिजल्ट ही देना है 7 दिन में, आपने पैसा लिया और आपको देना ही है। वी आर वेरी मच बाइंडेड एंड अलॉन्ग वी डू विद मॉडर्न पीपल। यस मैम, ये तो बेनिफिट हमारे अपने साथ को। में है जी। यस 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 या यस मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने हमें गाइड किया मैम। थैंक यू मैम। तो सर मैम हाँ बोलिए। ये जो लिम्फोमा है, वो जो स्लो ग्रोइंग लिम्फोमास है, जैसे स्पेशली जो हॉजकिंस लिम्फोमा है, वो फिर रसवाश होता है दृष्टि में आना चाहिए ना मैम, क्योंकि वो लिम्फ नोड्स से Sir, it स्लो comes into ग्रोइंग। Rasva and Raktava also because prasaran is through Rakta Dhatu, just like lymph node. Secondly, जैसे अभी ये स्पेसिफिक मेरे पास में पॉटसिसिस वाली केस जो कन्वर्ट हुई सी है, कन्वर्ट हो सकती है, उसका मैंने पूरा ट्रैक, मैं अभी रिपोर्ट भेजूंगी ना तो आपके ध्यान में आएगा। तो मैंने उसको भी लोअर लिम्फ का वो करने का वजह, बिकॉज आई फील दैट द साइट इज समवेयर वेयर द प्रीवियस ऑपरेशन वाज बीन डन, दैट मस्ट हैव इंट्रोडेड इनटू सैक्रोइलियाक और एनी अदर लिम्फ नोड। तो वैसे आप ये देखिएगा कि अगर उसका नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा की आप पूर्वज हिस्ट्री निकालिए सर, पूर्व वृत्त, उस पूर्व वृत्त में भी कुछ ऐसे फाइंडिंग्स होते हैं, PUO या फिर अननोन ओरिजिन के लिए कुछ मल्टीपल ड्रग्स बीइंग टेकन, या फिर अब्यूज ऑफ रिफाम्पिसिन एंड अदर TB ड्रग्स, वो पेशेंट बहुत इजीली कन्वर्ट होते हैं नॉन हॉकिंग्स एंड हॉकिंग्स में। आप वहां पे रस धातु पे भी काम करिए, रक्त धातु पे भी काम करिए, और अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए तो आपको यकृत एंड पर्टिकुलरली स्प्लीन, ये अगर अफेक्ट, जैसे मेरे हाँ एक और फाइंडिंग था कि माइल्डली द स्प्लीन इज गेटिंग अफेक्टेड दिस पेशेंट, जो मेरा पॉट्स डिसीज की सर्जरी वाला है सर। जैसे मैंने उसका ये रिपोर्ट देखा, सबसे पहले प्लेटलेट और बाकी का चीज देखा, उसका HB 15 ग्राम है, उसका बाकी का सब चीज एक हार्डली 13,000 वगैरह कुछ उसका WBC है, लेकिन मैंने उसका PTINR कराया, बिलीव मी सर, हिज PTINR वाज 60.5। Whenever your spleen is affected, इसका मतलब आपकी जो भी संप्राप्ति रस, रक्त, मांस, मेद क्रॉस करके मज्जा तक पहुंच गई, दैट इज द रीजन योर PTINR इज चेंजिंग। जबकि पेशेंट इज नॉट कार्डियक, पेशेंट इज नॉट हाइपरटेंसिव, पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी डिसीज, बट या जो लिम्फ नोड्स और ये इन्फेक्शन है, ये कहीं ना कहीं क्रॉनिक 10-15 साल चला, तो वो अफेक्ट करेगा। तो यकृत एंड स्प्लीन दोनों भी रक्त धातु आदि का मूल स्थान है, लेकिन मूल स्थान अगर हर बार इरिटेट होगा तो डायरेक्ट कैंसर में क्या, ये तो मेरा लक फैक्टर है सर कि मेरा दिमाग पूर्ण चलता है, मैंने सीधा पेट स्कैन कराया। अगर इसका छेड़छाड़ करके कोई स्कैन वो बायोप्सी करता, फिर वो बायोप्सी करके उसको ये करता, फिर और छेड़छाड़ होती, फिर और नहीं मैम, लैप्रोस्कोपी करता, वो तो जो डिसेमिनेटेड TB है, जो आपने पहला केस बताया ना, वो डिसेमिनेटेड TB है, शायद उन लोगों ने बायोप्सी नहीं करी है। लिम्फ नोड का साइज क्या 2 सेंटीमीटर से कम था कि ज्यादा था सर? बट FDG अपटेक है ना सर, कुछ जगह पे FDG अपटेक है, एंड इट इज पर्टिकुलरली इनटू FDG अपडेट TB में रहता है, TB में यस TB में हाँ, इसीलिए मैंने उसको डराया नहीं अभी तक। मैंने उसको बोला तू सब जगह घूम के आ, लेकिन तेरे को छेड़छाड़ करने से पहले अगर जिंदा रहना है तो तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। सकते। और ये अच्छा वो आपने बोला, क्योंकि आपने प्राप्ति तो सही बताई, कम से कम वो ढंग से इलाज लेगा। और वो डिसेमिनेटेड TB, और अगर आप TB ठीक भी कर देते हैं एंटी ट्यूबरकुलस देके, तो भी लिवर की अग्नि थोड़ी ठीक कर सकते।
तो नहीं सर, अभी तो एलोपैथी अच्छा, उसके लिए हानिकारक ही होगा इस कंडीशन में, तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया है। जी लेकिन आप जो जी लिम्फोमा वगैरह बोल रहे हैं सर, लिम्फोमा में नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। प्लस इसके साथ में आप कांचनार के साथ में जो सर का जो ग्रंथिरस फॉर्मूला है ना, वो भी यूज कीजिएगा। बिकॉज मैं पर्टिकुलरली ग्रंथिरस फॉर्मूला यूज नहीं करती थी, अलग से कांचनार, अलग से पटोल, अलग से किरातिक्त, अलग से कालमेघ यूज करती थी। लेकिन काफी लोगों से मैंने सुना है, तो you can add upon Granthi-Rush formula along with that, because whenever there is a cystic tendency into our Rajadushti, we use Granthi-Rush. तो मुझे ऐसे लगता है अगर वहां का ग्रंथि डिसॉल्व कर सकता है तो नॉन हॉकिंग्स में भी यूज करके देखना चाहिए लिम्फोमा में। और दूसरा आलेप के लिए सर, बिकॉज ये त्रिदोष संप्राप्ति है, तो आप लेपन के लिए आप त्रिफला यूज करिए, कांचनार यूज करिए, आप हरिद्रा और पुनर्नवा और बहवा मेरे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, मैं इसमें डाल दूंगी। तो आप लोकल, क्योंकि वो दिख रहे हैं आपके लोकल वाले जो है वो दिख रहे हैं, बट सर इट्स दे आर वेरी ह्यूज। तो 101% भले वो पेट स्कैन ना कराए, लेकिन इंटरनली अगर आप कोई मतलब अगर सब जगह पे नहीं है और लोकलाइज है, तो उसका आप कुछ ये करके देखिएगा, इज देयर एनी नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम रिलेटेड विद द लिम्फेटिक ड्रेनेज और नॉट। द रीजन इज दैट पेशेंट इज इनटू मेटास्टेसिस यानी हाई क्रिटिकल कंडीशन। सो वहां पे लोकल देने की बजाय आप ये देखिए कि आप अंदर से संप्राप्ति कैसे बंद करें। ओके मैम, ये आप ये शेयर कर देंगे लोकली क्या लगा सकते हैं जो लिम्फ नोड्स खासतौर से जिसमें मांसदुष्टि है, जैसे मेटास्टेसिस है, तो उसमें क्या लगा सकते हैं लोकली? मैंने ये जैसे जैसे आपने बोला त्रिफला अगर देना है तो इसको किस कैरियर के साथ लगाना पड़ेगा? त्रिफला को क्या सर आप त्रिफला, शिग्रू, हरिद्रा, पुनर्नवा, गोक्षुर, इसको जो भी है बहुत अच्छी तरह से उबाल के इसका लेप तैयार कर लीजिएगा। या फिर आप ये सारे चूर्णों को एक अच्छा, जैसे अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं रक्त धात्वाग्नि ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप करंज का काढ़ा बना लीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं सब जगह पे ग्रंथि है, तो आप रोहितक का काढ़ा बना लीजिए। उस काढ़े में इसका अच्छी तरह से मिश्रण बना के करिए। आलेप ही तो करना है ना, आलेपन करना है, मतलब उसको कवरिंग देना है कि जिसकी वजह से वहां पे लोकल ये ना हो। और दूसरा सर एक और चीज है जो मेदा लकड़ी करके आता है, मेदा लकड़ी। अरविंद सर इसके बारे में डिटेल बताएंगे, लेकिन मैं मेदा लकड़ी लेप यूजुअली अस्थि और मज्जा, यहाँ पे जैसे स्टेनोसिस है, देन लंबर स्टेनोसिस है, या फिर स्पॉन्डिलाइटिक इसमें हर्निएशन वगैरह बहुत पेनफुल कंडीशन है, तो मैं मेदा लकड़ी लेप अलॉन्ग विद गुगुल एंड कांचनार करती हूँ। तो वो भी आप लगा के देख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हाई बिग दिस थिंग स्वेलिंग्स ओवर देयर। तो ये आप लगा के देखिए। और त्रिदोष संप्राप्ति तो आप इवन त्रिफला का काढ़ा अलॉन्ग विद गुड घृत दे सकते हैं, तो वो भी आप मात्रा बस्ती दीजिए, ताकि आपका कैंसर जल्दी इसको ये करे, आपको संप्राप्ति जल्दी भंग कर पाए। अच्छा, एक चीज और मैम, जैसे जो हड़ताल होती है, हड़ताल को चंदन और फैट के साथ किस तरीके से दिया जाता है लोकली एप्लीकेशन के लिए, शुद्ध हड़ताल? सॉरी सर, आई डिडंट यूज इट, बिकॉज अगर ऐसा कुछ यूज करना है तो मैं एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग, before 50 years I was having all these trials been done. In this latest 15 years of my practice, जो आपको मैं बताती हूँ, जो मेदोपाचन करने वाला मेरा कॉम्बिनेशन है, there's an olive oil, calmary oil and omega 3 का कॉम्बिनेशन which is in present into Artixi, जिसके साथ में मैं कोरफड, हरिद्रा, मेदा लकड़ी हो या दशांग लेप के कुछ कंटेंट हो, सीधा उसको लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्रोतोकामित्व भी मिलता है, मुझे पेनिट्रेशन वैल्यू मिलता है, तो मेरे द्रव्य भी अंदर जाते हैं। और सबसे मेन चीज, within 72 hours, if it is a localized tumor, if it is non-cancerous tumor, if it is रक्त धातु involved नहीं है, it should not be hemangioма. Please try to understand, हेमांजियोमा नहीं होना चाहिए, रक्त धातु इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मेदज और मांसज दुष्टि। तो वहां पे आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट मैंने हड़ताल वगैरह नहीं यूज किया सर, आई डोंट यूज इट नाउ। अरविंद सर ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। थैंक यू मैम। बाकी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। सर वो जो पल्लवी है ना, उसको एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर के जो लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसको 103 फीवर आ रहा है, 103 फीवर आ रहा है। और उसी के लिए उसने क्या है, आम पाचक, रसपाचक, रक्तपाचक ली ही नहीं है।
क्योंकि कह रही है उसमें हाँ। बहुत ज्यादा सॉल्ट लगता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट लगता है, नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी आती है इस टाइप से। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर वो दवाई नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? सर यू मेक अ हाँ। प्रिपरेशन, बिकॉज हमें उसको सेव करना है, और अगर वो नहीं खाएगी तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेस्ट वे इज दैट जो चीज जैसे आई यूज यूजुअली, बिकॉज दिल्ली और नॉर्थ में एमलीक्योर डीएस बहुत इजीली मिल जाता है, तो आपके वाराणसी में भी मिलेगा, लार्सिन कंपनी का है। और यू कैन यूज इम्प्रोलिव, जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, जिसमें कुटकी केरातिक, और ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका सोल्यूशन मीठे में बना है। आप ये सारी चीजों का, जैसे सपोज 2 TDS अगर आपका डोज है रसपाचक का, या 4 TDS है, या जो भी आप दे रहे हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से मिश्रण करिए, वस्त्रगाल करिए, मतलब मिश्रण करिए, उसको उस 200 ml की बोतल में डिसॉल्व करिए। उसको मत बोलिए कि उसके अंदर क्या टैबलेट है। द रीजन वी हैव टू सेव द गर्ल, ओके, एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दैट्स द रीजन। अपने को ये बहुत ज्यादा लिमिटेशन आता है कि पीपल आर नॉट रेडी टू टेक मच अमाउंट ऑफ मेडिसिन एंड अनटेस्टी मेडिसिन, जिसकी वजह से आयुर्वेद को चांस नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसे ऐसे फॉर्मुलेशन का वो आदत हो गया कि छोटे बच्चों को कैसे देना है जो नहीं ले रहा है, या आईसीयू में थ्रू आरटी कैसे डालना है। तो ये मेरे कॉम्बिनेशन है। तो आप एमलीक्योर डीएस या इम्प्रोलिव, जो लिवर के लिए बहुत अच्छा ये रहता है कॉम्बिनेशन, उसमें बहुत अच्छी तरह से 20 गोलियां 30 गोलियां, सपोज 5 डे डोज 3 डोज 1 QID ऐसे बना लीजिए। बहुत अच्छी तरह से उसको मिश्रण करिए, मतलब ऐसा कि उसके अंदर कुछ वो नीचे प्रेसिपिटेट नहीं रहना चाहिए। तो आप जब पाउडर बनाए, खरल बनाए, बहुत अच्छे से बनाइए, और फिर उसको दीजिए, और उसको बोलिए कि आप अच्छा ठीक है, आप गोलियां नहीं खा रहे ना, आप इतना टॉनिक लीजिए। सर उसका बुखार बढ़ने का वजह ही उसकी लिम्फेडेनोपैथी, उसके एक्सिलरी नोड्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एंड वेरी सून अगर उसने नहीं सुना तो यही एक्सिलरी नोड फिर बाद में हाइलर रीजन और इसको कवर करते हैं, देन यू कांट कंट्रोल द केस, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत वो ये होता है। या बट दिस आइडिया इज रियली गुड कि एमलीक्योर डीएस में हम पूरा खरल पाउडर करके उसको अच्छे से मिक्स करके देते हैं। Yes, ma'am. जी मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं, टाइम हो गया। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, कंक्लूड करिए, क्योंकि सेशन बंद करने का टाइम हो गया। सर वो हड़ताल के बारे में जो बोल रहे थे लेप, तो आप कोई ऐसा लेप है तो बताइए ना। हाँ, लेप है, बहुत सारे लेप हैं। उपदंश सूर्य रश्मि में भी हड़ताल है। मैं कल इस पे बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया। कल मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।